हिंदी साहित्य के इतिहास में कल हमने काल विभाजन और नामकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी में आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य के इतिहास में काल का सीमांकन सबसे बड़ी समस्या है कि हम काल को किस नाम से और किस सीमा अवधि तक माने। किसी कालखंड का आरंभ किस सीमा से होता है, यह वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करना बड़ी जटिल समस्या रही है और इसमें मत ऐक्य नहीं रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के विकास का क्रम एक शताब्दी पहले से ही प्रारंभ हो गया था। बदलाव के स्पष्ट चिन्ह हमें 19वीं शती के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगे थे। आधुनिक शब्द देखें तो ये किस तरह से बना है। इसके जो ये शब्द है ये दो अर्थों में मध्यकाल से भिन्नता और नवीन जो इहलौकिक दृष्टिकोण है उसको लेकर उसका इंगित यहाँ मिलता है। मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर हो गया था, एक रस हो चुका था। उसमें हमें कोई अन्य भाव नहीं दिखाई दे रहे थे, बस वो रीतिपरक दृष्टिकोण ही, श्रृंगारपरक दृष्टिकोण ही और बनी बनाई जो अलंकारिकता, जो भाषा शैली थी, जो वक्रोक्तिपरक भाषा शैली थी, वही दिखाई दे रही थी। विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे पुनः गत्यात्मक बनाया। रीतिकाल में कला और साहित्य अपने कथ्य, अलंकृति और शैली में एक रूप हो गए थे। अब बात रही कि जब ये जो अवधि थी ये घोर श्रृंगारिकता में बंधा हुआ था, इसमें छंदों में भी कोई वैविध्य नहीं था, न कोई विन्यास में था, एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार का ढंग। ये सब करते करते जो उकतापन आ गई थी वो आधुनिक काल में जो बंधे हुए जो एक रीतिबद्धता थी, जो एक घाट था, वो धीरे धीरे टूटने लगे और जीवन की नई जो प्रस्फुटन होने लगा और साहित्य, इस प्रकार का साहित्य आने लगा जिसमें मनुष्य के जो सुख दुख हैं, जो यथार्थता है, वो निकल कर सामने आए। आधुनिक शब्द में ही जो दूसरा अर्थ हमें दिखाई दे रहा था वो ऐसा दृष्टिकोण था जो इस लोक से जुड़ा हुआ था, जो यथार्थ परक था, वास्तविक था। धर्म, दर्शन था, उसमें साहित्य था और ऐसे नए दृष्टिकोण दिखाई दे रहे थे जो मध्यकाल से भिन्न थे। और इस काल के अंदर हम देखें तो अब पर्यावरण जो हमारे चारों ओर था उसके प्रति एक सतर्कता दिखाई दी, एक प्रकृति के प्रति वो रूप दिखाई दिया जिसमें एक आम इंसान जुड़ा हुआ था और उसमें हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारा मौलिक चिंतन है और जो हमारे देश से संबंधित जो दार्शनिक चिंतन है, जो धार्मिक व्याख्याएं हैं, वो सब निकल कर बाहर आने लगी थी। आधुनिक काल का जो उपविभाजन विभिन्न विद्वानों ने किया, उस उपविभाजन को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो मान्य रूप में जो सभी विद्वानों के अध्ययन शोध के पश्चात जो मान्य रूप में निकल के आता है, उसमें हम देखें तो 4 उसके उपभाग हम देखेंगे। पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु काल भी कहते हैं। ये 1857 से 1900 ईस्वी तक का है। दूसरा काल जो है वो जागरण सुधार काल, जिसे हम द्विवेदी काल भी कहते हैं। ये 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक है। तीसरा जो काल है वो छायावाद है, जो 1918 से 1938 ईस्वी तक का है। और चौथा जो काल है वो है छायावादोत्तर काल। ये काल 1938 से और 1953 तक चल रहा है और उसी में हम इसको नवलेखन काल, जिसमें हम इसे प्रगतिवाद,
प्रयोगवाद, नई कविता, इन सब में जोड़ते हुए नवलेखन काल कहें तो 1953 से लेकर अब तक का जो काल है वो इसमें हम रख सकते हैं। अब हम देखें कि ये जो काल विभाजन हुआ है, इस आधुनिक काल में जो परिस्थितियाँ किस तरह की थी जिसमें ये सब हम अलग अलग उपभागों में हमने से बांटा। ये हम देखें तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 में हम इसे मान सकते हैं, जब ये प्रक्रिया एक शताब्दी पूर्व तभी प्रारंभ हो गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उस समय उपनिवेश बन गया था। अंग्रेज़ों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों में धीरे धीरे परिवर्तन करना प्रारंभ किया। इससे देश के लोग भी नए संदर्भ में कुछ नया सोचने और कुछ नया करने को बाध्य हुए, और इसी प्रक्रिया जो है वो ये प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई भारतेंदु समय में हुई, और जो इसमें लेखन प्रारंभ हुआ, जो हम पहली बार साहित्य के माध्यम से मनुष्य ने जो लिखना प्रारंभ किया यहाँ इस काल में, वो यथार्थ रूप में जो लिखना प्रारंभ हुआ, जिससे हम आसपास के जो प्रतिक्रिया हुई परिस्थिति को देखकर, वो सभी गद्य के माध्यम से हुई। और आधुनिक जीवन की जो चेतना है वो स्पष्ट रूप में हमें गद्य में दिखाई पड़ी, वो पद्य में नहीं दिखाई पड़ सकती थी। जीवन का यथार्थ जो घालम-घेल थी, जो हम परिवर्तन जो हो रहा था, आधुनिक परिवर्तन जो हो रहा था, वो सब गद्य की मांग थी। नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा खोज रहा था, इसके लिए ब्रज भाषा उपयुक्त नहीं थी। इसलिए आधुनिक काल में ब्रज भाषा काव्य के माध्यम से पुरानी संवेदना ही अभिव्यक्त हो पा रही थी, और यहाँ खड़ी बोली का गद्य आधुनिक चेतना का जो एक संवेदना थी, जो एक उसे सक्षम रूप में अभिव्यक्त कर रहा था। अब हम इसमें आधुनिक काल में देखें तो पहला जो हमने उपभाग किया था उसमें पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग था। तो भारतेंदु युग के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर 1925 से 1950 की जो अवधि थी उसे एक नई धारा, प्रथम उत्थान की संज्ञा दी। मिश्र बंधुओं ने 1926 से 1945 विक्रम संवत तक का समय पुनर्जागरण का माना, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1927 से 1957 विक्रम संवत का समय पुनर्जागरण काल का माना। डॉक्टर राम विलास शर्मा ने 1925 से 1957 तक का विक्रम संवत तक का भारतेंदु युग माना। ये उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है वो 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 1843 से 1868 की जो तक का जो कृतित्व न तो पूर्णतः रीतिकाल से प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है और न इसमें भारतेंदु की पुनर्जागरण मूलक प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। अतः इसका अनुशीलन भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में किया जा सकता है कि जहाँ संक्रमण काल जो कहा जाता है, जिस तरह से कि पूर्व का जो प्रभाव है वो आपका कम होता रहे और नया प्रभाव प्रारंभ होता रहे। तो जो भारतेंदु
काव्यधारा थी, भारतेंदु जो युग था, वो पूर्ववर्ती कवियों की ब्रजभाषा रचनाओं को 3 वर्गों में विभाजित करता आ रहा था: भक्ति काव्य, श्रृंगार रस काव्य और रीति निरूपण काव्य। इसे हम पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं कि किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता जा रहा था। भारतेंदु युगीन जो कवि कृतव्य है, जो विषय चयन है, उसमें बहुत व्यापकता और विविधता थी, और इस विविधता श्रृंगारिक रसिकता, अलंकार मोह, रीति निरूपण, प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण, ये सारी जो रीति परक प्रवृत्तियाँ थी कम होती रही थी। भक्ति नीति का प्रमुख वर्ण्य विषय के रूप में ग्रहण जो करने का आग्रह वो भी कम होता रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से जातीय संगीत और लोकगीत शैली में सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया। देखो, ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ थी, जो रीतिकाल की शैली थी, वो कम हो रही थी। अब भारतेंदु जी ने किस पे अधिक बल दिया कि जो लोकगीत शैली है, जातीय संगीत जिसे कहा, बस सामाजिक कविताओं की रचनाओं पर बल दिया। काव्यात्मकता भी ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य आम जीवन से जुड़ी हुई हो। उन्होंने मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, इन सब की भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषय को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे थे। जो हमारे आसपास में समस्याएं थीं, जिन समस्याओं को हम देख रहे थे, जिनसे हम दो चार हो रहे थे, उन्हीं समस्याओं को उठाने पर कवियों ने बल दिया। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इस काल की अनन्य विशेषता है कि राष्ट्रीय भावना उस समय और अपने प्रभावी रूप में आ रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो प्रभाव बढ़ता जा रहा था और हमें अपने राष्ट्रीय गौरव को लेकर जो हम चिंतित थे, वो भाव हमारे भीतर कविताओं के गद्य के माध्यम से, अपने अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से निकलकर बाहर आ रहा था। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों और जो अन्य जो संगठन थे, जो इस समाज जागृति के संगठन थे, उनका प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक क्षेत्रों में भी हमें पुनर्जागरण की प्रक्रिया दिखाई दे रही थी। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्र में वैयक्तिक स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की। जो मुद्रण यंत्र थे, जिससे अखबार पत्रिकाएं छप रही थी, उसका विस्तार, समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण पर योग दिया। उसका परिणाम ये निकला कि जो उस समय की तत्कालीन साहित्य चेतना थी, वो मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। अब हम इसकी काव्यगत विशेषता की तरफ, भारतेंदु की काव्यगत विशेषता की अगर बात करते हैं, तो हम देखें कि भारतेंदु युगीन जो कवि हैं, उनका काव्य फलक बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं। उनकी रचना प्रवृत्तियाँ एक और भक्तिकाल और रीतिकाल से अनुबद्ध है, कुछ प्रभाव उसका भी है, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति भी जागरूक है। प्रवृत्तिमूलक विश्लेषण के लिए उनके कृतित्व पर हम अगर विचार करते हैं, तो हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य भी था, और किस तरह से अपनी भाषा शैली में वो रीति निरूपण, काव्य अनुवाद, ये कला पक्ष भी उनमें दिखाई दे रहा था। अगर हम पहले बिंदु की तरफ बढ़ें और राष्ट्रीयता देखें, तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों को पुनः आम
समाज के समक्ष रखा और जो एक क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज़ को टटोलने लगे और सभी राष्ट्र, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। इसमें देखें हम तो राधाचरण गोस्वामी जी ने हमारो उत्तम भारत देश, प्रेम धन्य धन्य भूमि भारत, सब रत्ननी की उपजावनी, और जो भी परिस्थितियाँ थी इसमें देश का उत्कर्ष हो चाहे अपकर्ष हो, उन परिस्थितियों को जनमानस के समक्ष राष्ट्रीय भावना का इस तरह से उद्गार व्यक्त किया कि वो अपने आप में लोगों को झंकृत करता रहा। देशभक्ति की जो भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती में हमें लक्षित हुई, उसकी प्रेरणा भूमि भारतेंदु, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमधन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा, ये कविताएं हैं वो पूरी तरह से देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त थी। इस संदर्भ में उन्होंने अपने जो प्रतिपाद्य है उसको पूरी तरह से एक व्यंग्यात्मक रूप में प्रेरणादायी प्रसंगों के रूप में अपने पुनर्जागरण का मंत्र दिया और अंग्रेजों की शोषण नीति का एक उदाहरण भारतेंदु जी की पद में देखें, रचना में देखें तो जैसे पद है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो इस पद में देखिए किस तरह व्यंग्योक्ति के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर व्यंग्य किया है कि आम जन को किस तरह से चूस रहे हैं। और इसी तरह से जो अन्य कवि हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी जिसमें राष्ट्रीय चेतना का भाव था। सामाजिक चेतना में भी हम देखते हैं कि किस तरह से समाज में जो परिव्याप्त कुरीतियाँ थी, समस्याएं थी, उनको इन कवियों ने पूरी तरह से अपने काव्य में रखा। जो समाज की पीड़ा थी उस पीड़ा को, परिवार, समाज, देश की जो हीनावस्था थी उसका चित्रण भी इन कवियों ने पूरी तरह से किया। जैसे एक जगह प्रताप नारायण मिश्र जी जब लिखते हैं कि रोहू सभी मिले, भारतेंदु जी लिखते हैं कि रोहू सब मिले आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। जब हम भक्ति भावना की बात करते हैं तो यहाँ भक्ति की परंपरा में हमने देखा कि इस काल में निर्गुण भक्ति भी थी, वैष्णव भक्ति का भी था, स्वदेश अनुराग समन्वित ईश्वर भक्ति के रूप भी इसमें हमें दिखाई देते हैं। तो निर्गुण भक्ति का जो इस काल में साधना का जो प्रभाव था वो अपने आप में इस तरह का था कि संसार की नश्वरता, माया मोह का व्यर्थता, विषयासक्ति की निंदा, ये जो सारे हठ योग, ब्रह्मचिंतन, इनके विपरीत जाकर कुछ प्रभाव इनका भी था। और इनके आगे बढ़कर जो वैष्णव भक्ति के अंतर्गत राम कृष्ण अन्य देवी देवता थे उनके माध्यम से उन्होंने समाज की समस्या को रखने का प्रयास किया। इसी में हम देखें तो एक जगह हरिनाथ पाठक की रचना से कृष्ण काव्य की जो श्रृंगार पद्धति है उसमें उन्होंने राम काव्य की तुलना में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना इस युग में अधिक रही। और इस दिशा में सबसे अधिक जो योगदान भारतेंदु जी का तो रहा ही, वो एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लल्ला वृष भानु दुलारी। तो इस तरह से जो अपनी बात है वो भक्ति भावना से जुड़कर आम जन की
जो समस्याएं हैं, आम जन को अपने साथ जोड़ते हुए उन्होंने अपनी बात कही। इसी में हम आगे देखें तो भक्ति भावना के साथ साथ श्रृंगारिकता का पुट भी कुछ कवियों ने अपनी रस के माध्यम से, नवोरसों के माध्यम से अपनी श्रृंगारिकता की प्रवाह में अपनी उस का रचनात्मकता व्यक्त की। और यद्यपि हम देखें कुछ रचनाओं में जैसे प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, ये भक्ति श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार दोनों का इसमें समावेश है जो भारतेंदु की रचनाएं हैं। और सौंदर्य, प्रेम, विरह की व्यंजना में कहीं कहीं इन कवियों ने जहाँ एक और नक्शिक और नायिकाभित की जो परंपरागत शैली है उसे अलग हटाते हुए प्रेम के उस स्वरूप का वर्णन किया जिसमें भक्ति, परक और श्रृंगारिकता अपने आप में अनूठे रूप में हमारे समक्ष दिखाई देती हैं। जहाँ एक जगह हम देखते हैं जब प्रेम संपत्ति लता से एक सवैया भारतेंदु जी जहाँ प्रकट करते हैं कि अब यों उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गले लगी के छतिया, मन की करी भांति अनेकन, ओ मिली कीजिए रे रस की बतिया। और प्रकृति चित्रण भी इस स्वच्छंद रूप में भारतेंदु योगिन कविताओं में हमें दिखाई देता है, जिसमें अधिकतर कवियों ने परंपरा का निर्वाह किया, पर वो उसमें भी कुछ मौलिकता हमें दिखाई दी, नया प्रयोग हमें दिखाई दिया। भारतेंदु कृत जो बसंत होली है और अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा है, गोविंद जी की षड ऋतु है, इन कृतियों में जो बसंत ऋतु और वर्षा काल का आलंबनात्मक चित्रण हमें दिखाई देता है। और इस जो प्रकृति का जो ये रूप है उसमें जो विषय थे वो स्वतंत्र रूप में हमारे समक्ष हुए। प्रकृति को स्वतंत्र रूप में श्रृंगारिक मनोदशाओं, सामाजिक उद्बोधन भी है, नीति कथन है, इनसे संबद्ध होकर उन्होंने मन की बात कही। और इसके साथ ही प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण और उसके नैसर्गिक दृश्यों का स्वाभाविक चित्रण भी उन्होंने अपनी कविताओं में किया। हास्य व्यंग्य का पुट प्रचुर रूप में भारतेंदु युग में कवितात्मक रूप में आया। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, जो सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियाँ थी, उन पर व्यंग्य करने के लिए कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक नए प्रयोग किए। और इसमें सर्वाधिक जो प्रयोग है और जो योगदान है वो भारतेंदु जी का ही रहा। इन्होंने अपने नाटकों के प्रगीतों में कहीं कहीं शिष्ट हास्य को स्थान देने के अतिरिक्त व्यंग्य गीतियाँ और मुकरियों की भी रचना की है। तो इनकी जो व्यंग्य गीतियों को हम जो व्यक्तिकरण हुआ है उसमें सामाजिक, राजनीतिक विसंगतियों को लेकर इन्होंने अपनी मुकरियाँ लिखी हैं। और इस काल में प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र प्रमुखता से आए हैं, जिन्होंने हास्य बिंदु को विनोदात्मक रूप में व्यक्त किया है। प्रताप नारायण मिश्र की हरगंगा, त्रिप्यंताम, बुढ़ापा, कक्का राष्टक, ये कविताएं जो है वो नई तर्ज के लिए प्रसिद्ध हैं। उसी में एक उदाहरण जब जागे देखें तो हम जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन के शाम रंग, जन्म सुफल तब होए। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों द्वारा भारतीय रीति नीति को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकर करने पर एक मार्मिक व्यंग्य इसमें किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के जो विषय में जो एक सामान्य धारणा है कि इस काल के कवियों ने काव्य शिल्प की तुलना में काव्य वर्ण पर अधिक ध्यान दिया।
लेकिन हम देखें कि काव्य शिल्प पर बड़ी इन बदलते परिवेश का भी अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ा है। इस युग की रचनाओं में काव्य रूप, भाषिक चेतना, अलंकरण, प्रवृत्ति, छंद विधान की दृष्टि से भी प्रयोगधर्मिता हमें दिखाई देती है। इस भारतेंदु कवियों ने जो मुख्य रूप से मुक्तक काव्य की रचना की है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो जो निबंध काव्य के रूप में हिंदी भाषा की रचना विजयनी, विजय वैजयंती, बाल मुकुंद गुप्त और राधा कृष्ण दास ने भी इस पद्धति का नए रूप में अपनी कविताओं में प्रगीत मुक्तकों की रचना प्रमुखता से की। ठुमरी, मलार, दादरा, इमन आदि राग रागनियों में प्राचीन पद शैली की जो काव्य रचनाएं हुई हैं, उसमें लोक संगीत की शैली मुख्य रूप से नए रूप में यहाँ हमें दिखाई दी। एक नवीन शैली का परिचय हमें यहाँ दिखा। उसमें व्यंग्य जो गीतियाँ हैं वो अपने आप में, जो मुकरियाँ हैं वो अपने आप में प्रमुखता से हमें दिखाई दी। ये कलात्मक जो प्रयोग है और भाषिक चेतना का जो भारतेंदु युगीन काव्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इस योगदान के ही बूते पर हम भाषिक संरचना के जो गद्यात्मक प्रयोग जो है, जो हिंदी को पहचान मिली, वो इसी काल की देन है। खड़ी बोली में भी जो काव्य रचनाएं मुख्यतः हुई, इस युग की जो प्रतिनिधि काव्य भाषा के रूप में, जो गद्यात्मक भाषा के रूप में हमारे समक्ष आई, वो अपने आप में खड़ी बोली गद्य के समानांतर खड़ी बोली कविता के जो विकास की संभावनाएं हमारे सामने आई, वो प्रमुखता इस युग की देन है।